नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और मेरा नाम है प्रमोद। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो साइंस के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम में आने लायक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बरगद के पेड़ के तने से जो लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं। आप यहाँ पर चित्र में ये देख सकते हैं, ये बहुत सारी जड़ें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस में हमें दिया गया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है यहाँ पर कि वायवीय मूल, और सेकंड ऑप्शन में दिया गया है आरोही मूल, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है स्तंभ मूल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है क्या, वलयाकार मूल। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, ये जो जड़ें होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर चित्र में दी गई हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको यहाँ पर ये बताना है। तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूं, अब स्तंभ मूल क्या होता है, इनको बोला जाता है। और ये जड़ें कैसी होती हैं, अपस्थानिक मूल की होती हैं। ठीक है ना। और ये जड़ें क्या करती हैं, मृदा के स्तर तक पहुंचने के बाद मोटाई में वृद्धि करके स्तंभ जैसी दिखाई देने लगती हैं। कैसी होती हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्या होती हैं, एक प्रकार की क्या होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक स्तंभ मूल जड़ें होती हैं और इसी के साथ साथ अपस्थानिक, जो अपस्थानिक मूल जड़ें हैं वो कहलाती हैं। और ये क्या करती हैं, नीचे की ओर जाते हुए क्षैतिज रूप में ये जाती हैं और मृदा में जैसे ही धंसती हैं, मिट्टी के अंदर धंसती चली जाती हैं और ये क्या कर देती हैं, मोटी होती चली जाती हैं। ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा भाग बना हुआ रहता है। सबसे पहले दिया है पत्ती, सेकंड में दिया है जड़, थर्ड में दिया है कलिका, और फोर्थ ऑप्शन दिया है यहाँ पर टहनियाँ। तो क्या होता है, पेड़ में जो सबसे ज्यादा रहने वाला भाग होता है वो होता है क्या, जड़। ये क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे का मेन मुख्य क्या होती है, हिस्सा होती है, जिसके बिना पेड़ का कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। और जड़ क्या कहलाती है, जो मुख्य भाग है वो पेड़ का कौन सा होगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, पेड़ का जो मुख्य भाग होगा वो क्या होगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है ना, भाग क्या होता है, जड़। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन में ये दिया गया है, जो आलू है, आलू का खाने योग्य जो भाग होता है वह कौन सा है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आलू में जो फाइबर होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आलू के अंतर्गत क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है ना, आलू में क्या होता है, पोटेशियम भी होता है। और इसी के साथ साथ आलू में पोटेशियम के साथ साथ क्या होता है, जो विटामिन सी है, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, साफ कर लें पहले इसको थोड़ा, फिर उसके बाद इसको फिर से लिखते हैं। तो आलू में खाने योग्य क्या होता है, आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। तो आलू का जो क्वेश्चन में आएगा तो हम लोगों को टिक क्या करना है कि आलू का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है, तना होता है। और इसी के साथ साथ आलू के अंतर्गत जो फाइबर वगैरह होते हैं, जैसे कि आलू में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। और इसके साथ साथ जो पोटेशियम है, ठीक है ना, पोटेशियम भी क्या होते हैं, आलू में होते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन सी होता है। और विटामिन क्या होता है, V6। ये सभी चीजें क्या होती हैं, आलू में पाई जाती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और आलू का जो खाने योग्य जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, कंद बोला जाता है। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो कंद कहलाता है। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो नागफनी है उसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिया गया है हमारे लिए, सलकंद द्वारा, पर्णकाय द्वारा, या फिर धनकंद द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमने नागफनी के पौधे का यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये क्या है, नागफनी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो नागफनी में जो मसल पत्ती जैसे दिखने वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग मैं आपको बताता हूँ। ये पत्ती जैसा दिखने वाला ये छोटा छोटा ये भाग होता है ना, लीव्स जिनको बोलते हैं, ये इसकी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। यहाँ से क्या होता है, इसका प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, इसका प्रकाश संश्लेषण होने लगता है, ठीक है ना। तो जो मसल इसी को बोलते हैं, ये मसल वाला भाग होता है ये वाला। तो इसको यहाँ पर ये पूछा गया है, जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होगा इस भाग को बोलते क्या है। तो इसी तरह में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे, तो ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है क्या, पर्णकाय, उसको बोलते क्या है, पर्णकाय स्तंभ। इसके द्वारा क्या होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किया जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या, पर्णकाय स्तंभ। इसके बाद मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा इस पौधे के बारे में। जो इसमें जल संरक्षण है ना, तने पर क्या होता है, जो मोम जैसी एक मोटी परत जम जाती है, यहाँ पर जैसे ये पत्तियां निकली हैं तो इनके ऊपर क्या हो जाएगी, एक मोम जैसी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी मोटी सी क्या हो जाएगी, परत जम जाएगी। उसी के द्वारा क्या होता है, इसमें जल का संरक्षण किया जाता है। इन पत्तियों के ऊपर क्या होता है, इसका जल का इसका संरक्षण होता है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त ये क्या होते हैं, मरुस्थली पौधे होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं और मिट्टी या रेत में बहुत गहराई तक प्रवेश करते चले जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रैक्टिस में आप लोगों के लिए डेली शाम 7 बजे लेकर आ रहा हूँ। ये क्या है, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम्स में बनते हैं, तो उन्हीं के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन एक तना है, गाजर, मूली, आलू या फिर सभी। तो ये जो तने का जो भाग होता है वो होता है सिर्फ आलू में। तो यहाँ पर आलू जो होगा वो तने से निकलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आलू। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो है क्वेश्चन वो ये है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है, तो उसको बोला जाता है क्या, कंद, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, कंद बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, उसका फल, प्रकंद, कंद या स्थलकंद। तो जो हल्दी का खाने योग्य जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रकंद। उसको क्या बोला जाता है, प्रकंद उसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्षैतिज भूमिगत तना होता है और कुछ अंकुरित जड़ें होती हैं जो बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र में आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ थोड़ी थोड़ी सी जड़ें निकली हुई हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रही होगी। तो ये क्या होती है, ये हल्दी होती है, जो इसका खाने योग्य भाग ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोला जाता है इसको प्रकंद, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाता है प्रकंद, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम क्या, प्रकंद। तो ये पौधा होता है जो क्या होता है, भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है और इसी के साथ साथ खासकर ये भूमि में स्थित होता है। अब हम आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अदरक क्या होता है, अदरक को क्या बोला जाता है, राइजोम होता है, वल्ब होता है, जड़ होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि ये अदरक में क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें होती क्या है। तो अदरक क्या होता है, अदरक का जो नाम होता है वो क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको अदरक का नाम बताता हूँ। अदरक का जो नाम होता है वो होता है जिगिबर ऑफिसिनेला, ठीक है ना। जिगिबर क्या होता है, ऑफिसिनेला, ठीक है ना। जिगिबर ऑफिसिनेला क्या होता है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। इसी के साथ साथ ये क्या होता है,
फूल वाला पौधा होता है। कौन सा? इसको बोलते हैं फूल वाला पौधा। और अदरक की जो जड़ होती है ये क्या होती है? मसाले में या फिर औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो उस जड़ को हम क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। जड़ को क्या बोला जाता है? राइजोम बोला जाता है। अदरक क्या है? राइजोम। ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का है, पुष्प का है, तने का है या फिर फल का है? तो जो प्याज होता है ना, प्याज किसका है? तने का एक परिवर्तित रूप होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वे पौधे जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब वे पौधे बताना है यहाँ पर जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म्स या फिर जिनोस्पर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाते हैं क्या? क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टो गेम्स उनको बोला जाता है। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्टो गेम्स। जिन पौधों में क्या होते हैं कभी भी पुष्प नहीं होंगे उनको बोलेंगे क्रिप्टो गेम्स। आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लॉरेंथस के द्वारा, रेफलीसिया के द्वारा, ड्रोसेरा के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेफलीसिया के द्वारा क्या होता है? जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो उगता है। कौन सा है? रेफलीसिया। ठीक है ना। ये क्या होता है? मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और रेफलेशिया अनुलिडियाई पौधा जो प्रजाति का होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। और ये वजन में कितना होता है? इसका वजन होता है लगभग 11 किलोग्राम में इसका क्या होता है? वजन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये इसका क्या है? पौधा है जिसको क्या बोलते हैं? रेफलेशिया। ये होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। उसके साथ साथ रेफलेशिया ओनोइडियाई ये पौधा प्रजाति का होता है जो सबसे बड़ा पुष्प है। और ये लगभग वजन में कितना होता है? 11 किलो का होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि संसार का जो सबसे छोटा पौधा है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो कमल है, बुलिफिया है, गुलाब है या रेफलीसिया है? तो जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है वो कौन सा है? वोलिफिया। कौन सा है? वोलिफिया। ठीक है ना। इस पौधे में क्या होता है? जल पाया जाता है। और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप के अलावा कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चित्र में है, दिया गया है ये सभी चीजें। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हमें क्या बताना है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो तना, जड़, पुष्प या फिर पत्ती? तो इसका क्या होता है? पुष्प। पुष्प क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? साइकस, जिग्नुक या पाइनस? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिंकेंगो। क्या होगा? जो जीवित जीवाश्म होगा वो होगा जिंकेंगो। आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली जो औषधियां हैं एफेड्रिन वो किससे प्राप्त होती है? पाइनस, जूनिपेरस या फिर साइकस या फिर एफेड्रा से? तो ये प्राप्त होती है किससे? एफेड्रा से। किससे प्राप्त होती है? एफेड्रा से। आगे बढ़ेंगे। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन है? तो जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, शोषण या फिर सभी? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले पोषण, उसके बाद क्या होगा? उसका शोषण होगा। और इसके बाद
उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा मानी जाती है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पोषण होगा, फिर इसके बाद श्वसन प्रक्रिया होगी, फिर परिवहन होगा, इसके बाद उत्सर्जन होगा। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, एक जैव प्रक्रम का क्या होती है, हिस्सा मानी जाती है। ठीक है ना, ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में इसको पूछा गया है, तो इस आधार पर जब भी इसका क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, पोषण होगा, फिर श्वसन किया जाएगा, फिर उसको परिवहन होगा, इसके बाद उस चीज का उत्सर्जन होगा। ठीक है ना, तो ये जैव प्रक्रम का एक हिस्सा होता है, जो क्रम वाइज मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृत जीवी, स्वयंपोषी, परजीवी या फिर परासरणी के अंतर्गत। जो गोबर छत्ता होता है वो क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने % पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो CO2 होता है वो पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% की मात्रा में पाई जाती है। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में जो पनपने वाला पौधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, जियोफाइटस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छाया में पनपने वाला जो पौधा होता है उसको बोला जाता है क्या, सियोकाइटस। क्या बोलते हैं, सियोकाइटस जो पौधा होता है वो छाया में पनपने वाला क्या होता है, पौधा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या फिर क्लोम। तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग होगा वो क्या हो जाएगा, फेफड़ा। मुख्य श्वसन अंग की जब भी बात की जाए तो वो क्या होगा, फेफड़ा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर दोनों। तो जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी यहाँ पर दी गई है वो टीबी भी होती है और निमोनिया। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो क्या होती हैं, ये दोनों भी बीमारियां जो हैं वो कैसी होती हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां। किससे, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो हो गई टीबी और दूसरी होती है कौन सी, निमोनिया। ये दोनों बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है वो कहलाती है क्या, हाइपरटेंशन। क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन। क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मछलियों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया या फिर यूरिया। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, अमोनिया क्या होती है, वह अमोनिया उत्सर्जित करती है। ठीक है ना, अमोनिया क्या है, मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल है, जो जिस क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। उसको क्या बोला जाता है, वाष्पो, मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, उसको बोला जाता है क्या, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर जड़। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो पत्ती होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए किस चीज का यूज होता है, तो गैसों का आदान प्रदान के लिए जो रंध्र हिस्सा होता है उसके द्वारा क्या होता है, पौधों में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है।
आगे चलते हैं, फेफड़ों का आकार कैसा होता है, गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या फिर अंडाकार। तो जो फेफड़ों का आकार होता है वो होता है शंक्वाकार। कैसा होता है, शंक्वाकार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, उपचयन। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके द्वारा, सोमेटोस्टेटिन के कारण या फिर ग्लूकोगन के कारण या फिर गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो इंसुलिन के कारण क्या होती है, नियंत्रित होती है। और इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर करते हैं हम समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।